हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति चावला क्लासेस ऑफ कॉमर्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है। इसी बीच स्टडी की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ लेकर आए हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर्स को ध्यान से देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इसमें हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में वन बाय वन टॉपिक, हमारी 4 यूनिट्स हैं, वन बाय वन करके हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट द एक्ट विल बी नेम्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले तो इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से जाना जाता है और ये एंटायर कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके बाकी सभी स्टेट्स पे अप्लाई होगा। This act was enacted by the Constitution's Assembly of India 25th April 1872। 25th अप्रैल 1872 में इसे भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया था और ये लागू कब से हुआ? 1 सितंबर 1872 से इसे लागू किया गया। नेक्स्ट इसमें डिवीजन की बात करें, अगर हम डिवीजन ऑफ द एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द फॉर्म ऑफ मर्केंटाइल लॉ की फॉर्म में आए। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। इसको कमर्शियल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे कॉमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ के नाम से जाना जाता है। इन रूल्स के द्वारा कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस पैदा होते हैं। हर एक देश की गवर्नमेंट क्या करती है कि इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाती है। अगर ये रूल्स इंडस्ट्रीज के अंदर, बिजनेस के अंदर, ट्रेड के अंदर अप्लाई होते हैं तो इसे कॉमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ के नाम से जाना जाता है। एट प्रेजेंट जो कॉमर्शियल लॉ है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये जो कॉमर्शियल लॉ है इसके अंदर जो भी एक्ट आते हैं उनका रिलेशन ना केवल बिजनेसमैन से होता है, ना केवल व्यापारियों से होता है, बल्कि समाज के, सोसाइटी के हर एक व्यक्ति से होता है। वो किसी न किसी तरीके से इनसे जुड़ा हुआ होता है। तो कॉमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। इसके अंदर हम वन बाय वन करके इन सारे लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे लॉ आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज हम डिस्कस करें 1872 के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कंपनीज एक्ट 1956 एट प्रेजेंट 2013 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट है। ये सारे इसी के अंदर आते हैं। अब इस एक्ट का डिवीजन क्यों किया गया? पहले ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा था, काफी वाइड था। इसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अब बना दिया गया। पहले इसी के अंदर ही इंक्लूड होता था। अब एट प्रेजेंट 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स को, एक्ट को यहाँ से निकाल लिया गया और उसके लिए अलग से एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया जिसके अंदर 66 सेक्शंस हैं। और पार्टनरशिप एक्ट पहले इसी के अंदर आता था। अब पार्टनरशिप एक्ट को भी यहाँ से निकाल लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। उसके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर 74 सेक्शंस कवर होते हैं आपके। ये देखिए ग्राफ में शो कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले क्या था? ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये हमारा एट प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिक प्रिंसिपल्स थे सेक्शन 1 to 75 में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता था हमारा सेक्शन 76 to 123। इंडेमनिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 to 147। बेलमेंट सेक्शन 148 to 181। एजेंसी सेक्शन 182 to 238। पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 239 to 266। ये हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। जो हमारा प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को विड्रॉ कर लिया गया, बाकी सेम एज इट इज रहेगा हमारा, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था।
नेक्स्ट इसमें हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके क्या इम्पोर्टेंस हैं। द लॉ इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, बीट अ बिजनेसमैन, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, टीचर हो, लॉयर हो, नॉर्मल पब्लिक हो, सभी के लिए इस लॉ की इक्वली इम्पोर्टेंस है। ये सभी के लिए राइट्स और ऑब्लिगेशंस बनाता है। इट प्रोवाइड राइट एंड ऑब्लिगेशंस टू सिटीजन्स, को राइट और ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड करवाता है। इट प्रोवाइड एथिकल स्टैंडर्ड टू कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाता है ताकि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। इट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ स्टेट टू फील सेफ एंड सिक्योर अ कॉमन मैन, एक कॉमन मैन को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए ताकि उसके साथ कोई धोखेबाजी ना हो, ये लॉ बनाया गया है। यहाँ हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी पूरी बीआरएफ के अंदर अप्लाई होंगे। आपको इन डेफिनेशंस के बारे में पता होगा तभी आप नेक्स्ट चैप्टर्स इजीली कर पाओगे। तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं प्रपोजल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or subsistence, he is said to make a proposal। यानी कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने किसी काम को करने के बारे में, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी काम को ना करने के बारे में, अपनी इच्छा विलिंगनेस इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे पर्सन की सहमति, असेंट होता है सहमति, सहमति प्राप्त हो उस काम को करने के बारे में या ना करने के बारे में, तो हम क्या कहेंगे, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मोहन अगर सोहन को कहे कि क्या तुम मेरी गाय 2000 रुपए में खरीदोगे, तो यहाँ मोहन ने सोहन के सामने क्या रखा, प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट इसमें हम बात करें एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 2B के अंदर दिया गया है। 2 सब सेक्शन, इसको हम बोलते हैं सब सेक्शन, 2 सब सेक्शन B में दिया गया है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जिस पर्सन के सामने हम प्रस्ताव रखते हैं, अगर वो उसके ऊपर अपनी सहमति दे देता है तो हम क्या कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, स्वीकृत हो गया, एक्सेप्टेंस बन जाएगी। जब वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। ये था सेक्शन 2 सब सेक्शन B के अंदर। नेक्स्ट है इसमें प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन C, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टेंस द प्रपोजल इज द प्रोमिसी। जो पर्सन प्रस्ताव रखेगा वो कौन होगा, प्रोमिसर, और जो पर्सन जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है उसको स्वीकार करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोमिसी। नेक्स्ट इसमें हमारा कंसीडरेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन D के अकॉर्डिंग, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यहीं तक डिस्कस करते हैं पहले हम। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा पर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या फिर कोई और व्यक्ति, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसने कोई काम किया है या काम करने से अलग रहा है, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कोई काम करता है या करने से अलग रहता है, प्रोमिस करता है या करने से अलग रहने का वचन देता है, उस प्रोमिस को क्या बोलेंगे हम, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का सिंपली मीनिंग हम बात करें, समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले में कुछ। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो बदले में भी आपको कुछ रिसीव होना चाहिए, दैट मीन्स कंसीडरेशन, तभी एग्रीमेंट बनेगा। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, मोहन बाइज अनिल स्कूटर 5000, मोहन ने अनिल से स्कूटर खरीदा 5000 रुपए का।
मोहन ने अनिल से स्कूटर खरीदा 5,000 रुपए का। मोहन के लिए कंसिडरेशन क्या है? 5,000 दे रहा है वो, उसके बदले में क्या ले रहा है? स्कूटर। मोहन के लिए स्कूटर हो गया कंसिडरेशन। अनिल अपना स्कूटर दे रहा है, उसके बदले में 5,000 रुपए ले रहा है, तो अनिल के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? 5,000 रुपीज। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। नेक्स्ट इसमें हम बात करें एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is called an agreement. agreement के लिए consideration का होना जरूरी है। प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह, जिसमें वचन क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं। आप बदले में कुछ दे रहे हो तो बदले में कुछ रिसीव भी होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट बन पाएगा। बिना किसी कंसिडरेशन के एग्रीमेंट नहीं हो सकता, वैलिड एग्रीमेंट नहीं हो सकता। अगर हम इसमें एग्जाम्पल डिस्कस करें, जैसे मोहन सोहन को एक पेन 20 रुपए में बेचने का वचन देता है। मोहन सोहन को एक पेन 20 रुपए में देने का वचन देता है और बदले में उससे 20 रुपए लेता है और उसको पेन दे देता है। तो मोहन के लिए प्रतिफल क्या हो गया? मोहन सोहन को 20 रुपए में पेन या पेन। एग्रीमेंट हो गया इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट इसमें हम बात करें रेसिप्रोकल प्रॉमिस की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F में, promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promise। यानी कि जो वचन एक दूसरे के प्रतिफल हैं या पार्टली कंसिडरेशन है, तो क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यहाँ दोनों पार्टीज क्या करती हैं? इन फ्यूचर अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करें वॉइड एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसे कानून भी अनुमति नहीं देता, उसे वॉइड एग्रीमेंट कहा जाता है। जैसे हम माइनर पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो वो वैलिड नहीं होता, उसे परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जिसको परिवर्तनीय कराया जा सकता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of others are called voidable contract। जो एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर तो परिवर्तनीय होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं होता, तो उसे क्या बोलेंगे? वॉइडेबल। यानी कि इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी जिसे नुकसान हुआ है, केवल उसी की इच्छा पर इसे परिवर्तनीय कराया जा सकता है, उसी की इच्छा पर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, दूसरी पार्टी की इच्छा पर नहीं होता। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दो पर्सन है, अहमद और बाबू। बाबू एक घोड़े का मालिक है, व्यापारी है। अहमद घोड़ा खरीदने के लिए बाबू के पास जाता है और कहता है कि एक स्वस्थ घोड़ा चाहिए मुझे, स्वस्थ घोड़ा मांगता है बाबू से। बाबू क्या करता है कि एक बीमार घोड़ा दे देता है अहमद को और कहता है कि ये घोड़ा पूरी तरीके से ठीक है। यहाँ क्या माना जाएगा कि बाबू ने कपट किया है। तो यहाँ पीड़ित पक्षकार कौन हुआ? जिसे नुकसान हुआ है, कौन? अहमद। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अहमद की इच्छा पर व्यर्थ है। अहमद चाहे तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है और चाहे तो बाबू से इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा भी करवा सकता है कोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट इसमें बात करें void contract। according to section 2G, a contract which is not in condition to be enforceable by law is called void contract। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंडीशन में ही नहीं है कि उसे राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सके, जो इस कंडीशन में ही नहीं है कि उसे पूरा किया जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मोहन अपनी लड़की की शादी सोहन के लड़के से करना चाहता है, लेकिन
शादी से पहले ही लड़की की डेथ हो जाती है, तो क्या हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।